हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे थे और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 2-3-4 पॉइंट्स बताए और डेफिनेटली आपने समझ लिए होंगे और उन पॉइंट्स को लेकर के मैं कनेक्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, कुछ नई बातें बताऊंगा। आइए सीखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि इन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम net electric field at every point inside the conducting material must be zero. इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर के किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर ऑन द कंडक्टर, विच आर इनसाइड द कंडक्टर एंड विच आर आउटसाइड द कंडक्टर, पूरे सराउंडिंग की वजह से। ठीक है, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो जरा सोच के देखो। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, मैंने एक ये कंडक्टर लिया, ठीक है, ये कंडक्टर लिया, सॉलिड कंडक्टर है, मान लो कैसा है, सॉलिड कंडक्टर लिया एक, और इस सॉलिड कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर है, 3 डायमेंशनल है ना। इसमें 2 पॉइंट्स लिए मैंने, एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। ठीक, अगर मैं लिखूं लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ वीबी माइनस वीए, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ वीबी माइनस वीए। तो वीबी माइनस वीए की डेफिनेशन भाई ध्यान है आपको क्या होती है? इट इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग, टेस्ट चार्ज लेके या यूनिट पॉजिटिव, कैलकुलेशन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेट अस टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। VB माइनस VA की डेफिनेशन है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जा रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए। कैसा चार्ज है? +1 कूलम चार्ज मान लिया मैंने। ठीक है, जरा सोचो। अच्छा, इस कंडक्टर पे कितना चार्ज है? हो सकता है इस कंडक्टर पे चार्ज हो Q, हो सकता है Q चार्ज हो, प्लस Q चार्ज हो सकता है यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हो प्लस Q1, हो सकता है यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हो माइनस Q2, और इस कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये हमें नहीं पता, अभी हम जानना भी नहीं चाहते, पर है कुछ ना कुछ चार्ज। मैं कह रहा हूं जो भी हो, हमने लेक्चर 1 में देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी जीरो। तो अगर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होगा? जीरो। तो इक्विलिब्रियम के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना है हमको? जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब है ये क्वांटिटी आएगी जीरो। इट मींस पोटेंशियल ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए। किसी भी रीजन में, कंडक्टर छोड़ दो, किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, पोटेंशियल बराबर आएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम है। ये कंडक्टर क्या है? कंडक्टर का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। इसके अंदर कोई भी पॉइंट, सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? वही आएगा जो किसी भी दूसरे पॉइंट का आएगा। सरफेस का पोटेंशियल अगर मैं पॉइंट सी ले लूं यहां पर, तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी ऑल्सो। अब सी के बाहर जाएंगे तो पता नहीं भाई, हम तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे हैं, अंदर का हमें पता है। मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो मटेरियल के अंदर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि मान लो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं ले रहा, है ना, बेसिक से चलना है, धीरे धीरे समझना है। इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं ले रहा हूं, फिर भी एक मैंने सिचुएशन ली कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने प्लस क्यू मान लो चार्ज दे दिया। तो हमने लेक्चर 1 में देखा कि ये जो चार्ज है इट विल रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इट विल रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब मैं इसे जस्टिफाई कर रहा हूं, सॉलिड कंडक्टर है ये, क्या है ये? कंडक्टर है और सॉलिड है। यहां लिख देता हूं, ये है सॉलिड। हॉलो होगा तो क्या क्या सोचना है, बात करेंगे भाई, क्यों बेचैन नहीं होना है।
सॉलिड कंडक्टर है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है तो मैंने क्या किया, यहां पर एक ऐसी एक गॉसन सरफेस बनाई। क्या बनाया? ऐसी एक गॉसन सरफेस बनाई। तो बोलो इस ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो आएगी। और हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। तो अगर इसके लिए मैं गॉस लॉ लगाऊं और लिखूं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, ये मैंने एक वॉल्यूम सेलेक्ट किया है, एक सरफेस क्लोज सरफेस ली है, गॉसियन सरफेस, और इनेट डॉट डीएस, इनेट डॉट डीएस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या आएगा? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब आप सोच के बताइए, इनेट की वैल्यू तो इस गॉसन सरफेस का कोई भी पैच ले लो, कोई भी पैच सेलेक्ट कर लो, किसी भी पैच के लिए इनेट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो क्यू इनक्लोज्ड है, क्यू इनक्लोज्ड वो कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब जो वॉल्यूम अभी मैंने सेलेक्ट किया ना, इस वॉल्यूम के अंदर नेट चार्ज इज जीरो। मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। यही मतलब हुआ। या बोलो ये न्यूट्रल है, ये वॉल्यूम न्यूट्रल है। तो अगर मैं गॉसन सरफेस का वॉल्यूम और बड़ा कर दूं, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो इसके अंदर भी चार्ज इनक्लोज जीरो आ जाएगा। और बड़ा कर दूं, इसके अंदर भी जीरो आ जाएगा। अब ये व्हाइट वाली लाइन देख रहे हो, बिल्कुल बाउंड्री, अगर मैं गॉसन सरफेस ऐसी बनाऊं जो बिल्कुल व्हाइट वाले को ओवरलैप करे, बिल्कुल किनारे किनारे जाए, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज क्या आएगा? जीरो। तो अगर इसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो आ रहा है और मैंने प्लस क्यू एडिशनल एक्सेस चार्ज दिया है इसको, तो वो प्लस क्यू चार्ज कहां होगा? बिल्कुल आउटर सरफेस पर होगा। कहां पर होगा? आउटर सरफेस पर होगा। बात समझ में आई? तो फ्री चार्ज रिमेन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, इस सिचुएशन में भी चूंकि अंदर पूरे वॉल्यूम के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा आपस में, और वही होगा जो सरफेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। बात समझ में आई इतनी? ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो जरा, मान लो अगेन आई एम सेलेक्टिंग ए कंडक्टर, और फिर इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, से प्लस क्यू चार्ज दिया। कहां चला गया प्लस क्यू चार्ज? नहीं सोच रहे। तो ये सोच रहे हैं लेकिन कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये कैसा चार्ज है? ये फ्री चार्ज है। कैसा चार्ज है? फ्री चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बांधा नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं की इसको बांधने की, और है क्या, एक सॉलिड सॉलिड कंडक्टर की बात चल रही। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस लोकेलिटी के सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस लोकेलिटी की सरफेस चार्ज डेंसिटी और इस लोकेलिटी की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपस में बराबर होगी या अलग अलग होगी? और अलग अलग होगी तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस फ्री चार्ज की आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिसाइड करने वाले हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, ठीक है, तो जो इसका नुकीला हिस्सा होगा, शार्प होगा जो, है ना, शार्प पॉइंट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो फ्लैट, जितना जैसे ये बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट पार्ट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? तो इस क्यों को समझने के लिए आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और कनेक्ट करके चलिएगा सारी चीजों को, है ना, कनेक्ट करके चलिएगा। मान लो मैंने क्या कहा कि मैंने एक ये कंडक्टर लिया, कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये एक वायर लिया। इसको देखो इतना मोटा बना रहा हूं, पर ये इतना मोटा है नहीं, किसी खास वजह से बना रहा हूं इतना मोटा। ये इतना मोटा नहीं है, पतला वायर है, ठीक है, पर बहुत लंबा है। और इतना लंबा है कि जो दूसरा कंडक्टर है, पहला कंडक्टर दूसरा कंडक्टर एक दूसरे से बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसका इफेक्ट बाहर से इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, और इसका इफेक्ट बाहर से इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। वायर के थ्रू, कॉपर वायर है ये, है ना, वायर के थ्रू जो इफेक्ट पड़ना है पड़ जाए। मैंने एक स्विच जैसा डायग्राम बना दिया, ये स्विच है मान लो, इसको मैंने चार्ज दिया,
इस वाले कंडक्टर को चार्ज दिया मैंने स्मॉल क्यू और इस वाले कंडक्टर को चार्ज दिया मैंने कैपिटल क्यू। इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। चलो एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, आपको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह का डेटा ले रहा हूं कि ये एग्जाम्पल और थियरी दोनों साथ में हो जाए। स्मॉल क्यू और आर है और ये है, इस पे चार्ज है 4Q और रेडियस है इसकी 2R। मान लिया, साथ में समझना, ये मत कहना कि भाई एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, यही थियरी है, समझोगे तो समझ में आ जाए, कुछ है नहीं। थिन वायर है ये, कोई भी चार्ज वायर पे रिजाइड नहीं कर सकता है। ये दोनों सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। कैसे हैं? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स। अब किसी ने ऑल ऑफ सडन स्विच को बंद कर दिया। जब स्विच को बंद किया गया तो ये सिचुएशन हो गई ऐसी। जरा सोच के बताओ, स्विच को बंद करने से पहले इसका पोटेंशियल क्या था? इसका पोटेंशियल था KQ/r। ये पॉजिटिव चार्जेस मान के चल रहा हूं मैं। अच्छा, इसका पोटेंशियल क्या था? K4Q/2R। ठीक, पोटेंशियल। मुझे सोच के बताओ, इन दोनों में से हायर पोटेंशियल कौन सा है? इन दोनों में हायर पोटेंशियल कौन सा है? ऑब्वियसली बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल चार्ज और शेप एंड साइज दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये मत सोचना केवल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है और चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। अच्छा ये बताओ, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है और लेफ्ट वाले का पोटेंशियल कम है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। तो इस वायर में जैसे ही आप स्विच बंद करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं आएगी, टाइम लगेगा। हो सकता है फ्यू माइक्रोसेकंड टाइम लगे, पर टाइम लगेगा। तो मैं जो डायग्राम जिस समय बना रहा हूं, दैट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मैं डायग्राम बना रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इधर आएगी। क्यों इधर मान ले भाई? इसलिए मान ले क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। अब कोई कह रहा है कि सर आपने तो अभी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अरे भाई, जीरो होती है कब? व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी। मैं नहीं कह रहा कि चार्ज स्टेशनरी, अभी तो स्विच बंद किया, आप चार्ज मूव करेंगे, मूव करके सेटल होंगे, सेटल होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, तब वो बातें सही होंगी जो हमने पढ़ी। अभी मैं कह रहा हूं कि मान लो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जरा सोच के बताइए, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना शुरू करेंगे? राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में जब मूव करना स्टार्ट करेंगे, सोचो इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है और इलेक्ट्रॉन हाई वाले की तरफ जा रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता अगर हाई वाले की तरफ जा रहे हैं तो हाई वाले का जो नेट चार्ज है वो कम होने लगेगा? 4Q है और इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे नेगेटिव चार्ज लेके, तो नेट चार्ज इसका कम होने लगेगा। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? फॉल होगा। अभी इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल है हाई और इसका पोटेंशियल है लो। जैसे ही आपने स्विच बंद किया, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से राइट डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो जिसका पोटेंशियल हाई था और जिसका पोटेंशियल लो था, हाई वाले का पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे आने लगा, नीचे लेवल पे आने लगा, और इससे अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे ऊपर आने लगा। तो एक टाइम आएगा जब इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और जैसे इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, तब वो सारी बातें सही हो जाएंगी। तो अब तुमसे कोई कहता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पे चार्ज बताओ और इस पे चार्ज बताओ। देखना, मैं कह रहा हूं मान लो इस पे चार्ज हो जाता है कैपिटल क्यू। कितना चार्ज हो जाता है? मान लो कैपिटल क्यू चार्ज इस पे हो जाता है। तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? इस पे चार्ज हो जाएगा 5Q माइनस कैपिटल क्यू। क्यों?
क्योंकि चार्ज डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं। सिस्टम में क्या है, दोनों स्फीयर, वायर पूरा है, वायर पे चार्ज रिसाइड नहीं, रुक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बहुत ज्यादा चार्ज इसकी सरफेस पे नहीं आ सकता। तो 5Q टोटल चार्ज था, इसमें से कैपिटल Q यहाँ है, तो अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, तो पोटेंशियल होना चाहिए बराबर। जब पोटेंशियल हो गया बराबर, तो मैंने अज्यूम किया इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q और इस पे चार्ज है 5Q माइनस Q। तो मैं कह रहा हूं K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू K 5Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2r। पोटेंशियल इक्वेट कर दिया, तो देखिए r कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2Q बराबर 5Q माइनस कैपिटल Q, तो 3Q बराबर 5Q, तो Q बराबर 5Q बाई 3। इसका मतलब है कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, बोलो। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, इस वाले कंडक्टर पे चार्ज आ जाएगा कितना, 5Q बाई 3। टोटल चार्ज था कितना यार, 5Q ही था। तो इस वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा, 10Q बाई 3। चेक करना सही लिखा है गलत लिखा है। ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये वायर जुड़ा हुआ है ऐसा, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां की अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं सिग्मा 1, और यहां की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या होगी। सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, तो 5Q बाई 3 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10Q बाई 3 डिवाइड बाई 4 पाई 4r स्क्वायर। ठीक, ठीक है ना, बात समझ में आई। सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ गया। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है, मैं कह रहा हूं सिग्मा 1 इंटू R1 बराबर आ रहा है सिग्मा 2 इंटू R2 के। देखो सो, ये पोटेंशियल लिख करके मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में कर सकता था, पर मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप ये करके देखो, अपने आप से लिख के देखो, सिग्मा 1 R1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 R2। लिख के देख लो कैसे मैंने डिवाइड कर दिया। देखो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 करो, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 करो, तो ये आ रहा है 2/1। देख लो, ठीक है। तो सिग्मा 1 इंटू R1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू R2। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, अब ये फ्री चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, पोटेंशियल इक्वेट करके मैंने रिजल्ट निकाला है। और अब आप ध्यान से देखिए जरा, जो मैं कहना चाहता हूं, फाइनली जहां पहुंचना चाहता हूं, वो बात आपको देखनी है, वो बात आपको देखनी है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह सकता हूं अब, क्या मैं ये कह सकता हूं अब कि जो सिग्मा है ना, क्या है, सिग्मा जो है, सिग्मा, it is proportional to 1 by radius of curvature। किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल होगा। देखो सिग्मा 1 R1 बराबर सिग्मा 2 R2, मतलब क्या हुआ, सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट, तो सिग्मा इक्वल टू K बाई R। अरे समझ गए होगे, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेकिन ये कहां लगा सकते हो, जैसे एक कंडक्टर यहां रखा है, एक कंडक्टर यहां रखा है, इसका दिया है सिग्मा 1, रेडियस दिया R1, इसका दिया है सिग्मा 2, रेडियस दिया R2। अब इन दोनों के लिए अगर कोई कहे
कि क्या सिग्मा वन ये वाली इक्वेशन क्या सही होगी, इसके लिए करेक्ट होगी? अरे बिल्कुल नहीं होगी। ये बात कब करेक्ट है? जब ये कनेक्टेड कंडक्टर्स हैं, जब एक ही कंडक्टर है तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें ऐसा एक कंडक्टर दे दूं, ऐसा एक कंडक्टर दे दूं, ठीक है ना? तो ये भी मान लो ये दो कंडक्टर हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, ये दो कंडक्टर हैं और इनके बीच में ये जो ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूं, ये कंडक्टिंग वायर मान लो, ज्वाइन कर दिया गया। तो यहां पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाए तो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर होगा, और अगर यहां पे कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा होगा, कैपिटल आर होगा। तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा वन है, यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा टू है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यहां है सिग्मा वन और यहां पर है क्या, सिग्मा टू। तो जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को समझो भाई, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां ज्यादा होगी, और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब कंडक्टर का जो भी नुकीला हिस्सा होगा, लाइटनिंग अरेस्टर्स को हम हमेशा ऐसा टाइप का डिजाइन करना चाहते हैं जिसका ये सिरा बिल्कुल नुकीला बनाया जाता है। क्यों? नुकीला बनाने पर यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब मैं लाइटनिंग अरेस्टर की बात यहां नहीं खोलने वाला भाई, कोई जरूरत नहीं, यहां नहीं खोलूंगा मैं, पर है ये कनेक्टेड। लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करता है ये बात मैं यहां नहीं खोलूंगा, ठीक है? तो स्मॉलर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, नुकीला जो होगा उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो लेक्चर 2 मैं यही खत्म कर रहा हूं। लेक्चर 3 में हम लेक्चर 1, 2 की बातों को भी यूज करेंगे, गॉस लॉ को भी थोड़ा यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में जो पढ़ चुके उनको यूज करेंगे और कुछ नए आयाम ढूंढेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।